बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है। खौफ व दहशत में डूबी एक पुरस्रार कहानी। खौफ का शिकार। जब से रूमी की शादी हुई थी वो एक अजीब खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शौहर इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे से इतना खौफ नहीं आता था जितना अब आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज़्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहिदा पूरा हो जाने पर उसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर खरीद ले। इमरान के वालिद शरफुद्दीन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान ख़रीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर सारी ज़िंदगी उनकी किराए के मकानात में ही गुजरी थी। ज़िंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। शरफुद्दीन अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मज़दूर आदमी घर का चूल्हा जला ले वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो ज़ाती मकान कैसे ख़रीद सकता है। जिस मकान में वो रह रहे थे यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद की ज़िंदगी ने शरफू को मोहलत न दी और उनका इंतकाल हो गया था। जिस मकान में रूमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहमत बीबी सोती थी जबकि दूसरे कमरे में रूमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती उसे महसूस होता जैसे कमरे में कोई है। आज भी वो थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो फ़ौरन ही नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज़धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता था। घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रूमी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रूमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रूमी के तन से जुदा फिज़र को फ़िज़ा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा इंतहाई मकरूह नज़र आ रहा था। एक झटके से रूमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। उसके वज़न से रूमी का सांस घुटने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वज़न कम करती चली गई। रूमी ने जैसे ही महसूस किया उसके बदन से वज़न कम हो गया है वो फ़ौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास रहमत बीबी के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है बहू, खैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी वहाँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी पी लो ताकि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रहमत बीबी ने एक गिलास रूमी की तरफ बढ़ाया। रूमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाले वाक़े का जिक्र किया रहमत बीबी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात। ख्वाब देखकर इतना खौफज़दा हो गई। अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है। मैं जब नींद से बेदार हुई तो मुझे महसूस हुआ कोई भारी शय मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरा जिस्म छोड़कर चली गई। रूमी ने बताया। ये तुम्हारा वहम है। ऐसा किस तरह हो सकता है कि कोई भारी शय तुम्हारे जिस्म पर चले और तुम्हें कुछ ना हो? रहमत बीबी ने कहा। मेरी बात को झूठ ना समझें, ये हकीकत है। रूमी रूहान सी होते हुए बोली। अच्छा, तुम क्या चाह रही हो वो बता दो। मैं इस कमरे में अब नहीं सोऊंगी, रूमी ने फ़ैसला सुना दिया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तुम मत सोना। हाँ, बस यही बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए अकेली उस कमरे में सोऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो शय आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो।
मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। रहमत बीबी ने रूमी को मुतमईन करने की कोशिश की। दूसरी रात आने पर रूमी के बार बार मना करने पर भी रहमत बीबी उस कमरे में सो गई। वो रूमी को मुतमईन करने को कमरे में, बज़ाहिर वो सो रही थी, लेकिन वो जाग रही थी। अंदर से वो भी खौफज़दा थी कि कहीं वाकई इस कमरे में आसेब ना हो, क्योंकि आसेब ही मुख्तलिफ़ शक्ल में आकर तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, उनकी आंखों से नींद दूर थी। बार बार करवटें बदल बदल कर नींद को लाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर न जाने कब उन्हें नींद आ गई। एक खौफनाक शक्ल का काला बिल्ला तेज़ी से उनकी जानिब आया। उसे देखकर रहमत बीबी की घिघी बंद गई। बेख्तियार उनका दिल चाहा कि वो बिस्तर से उठकर भाग जाए, मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। वो काला बिल्ला छलांग लगाकर उनके पेट पर सवार हो गया। वो बहुत वज़नी था, उन्हें अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को उबलने लगीं। काला बिल्ला अपने पिछले दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। आगे के दोनों पाँव के पंजे उसने रहमत बीबी के सामने लहराए। उन पंजों में तेज़धार नाखून चमक रहे थे। वो हैरत से उन नाखूनों को देखने लगी। काला बिल्ला तेज़ी से हरकत में आया और उसने वो नाखून रहमत बीबी के पेट में दाखिल करके पेट फाड़ डाला। पेट फटने की देर थी कि उसमें से सुरख खून तेज़ी से बहने लगा। बड़ी बी में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने ज़ोर से काले बिल्ले को धक्का दिया और ख़ुद अपने पेट को पकड़कर चीखती हुई तेज़ी से कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या हुआ अम्मी? रूमी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। अरे कमबख्त बिल्ले ने मेरा पेट फाड़ दिया है, लेकिन पेट तो ठीक लग रहा है। अरे हाँ वाकई मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मगर कमरे में मुझे ऐसे लगा था कि उस मनहूस काले बिल्ले ने पेट फाड़ दिया है और सुरख खून भी तेज़ी से बह रहा है। मैंने कहा था ना कि उस कमरे में कुछ है, रूमी ने कहा। हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा था। तुम्हारा कमरा आसेबी है। इमरान भी मुल्क से बाहर चला गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कहीं हमें ये आसेब नुकसान ना पहुंचा दे, रूमी ने कहा। हाँ, तंग करना तो शुरू कर दिया है, किसी दिन नुकसान भी पहुंचा सकता है हमें। आसेब से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रहमत बीबी किसी गहरी सोच में डूब गई थी, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और फिर वो बोली, आओ बेटी, तुम्हारे कमरे में चलकर कुछ सोचते हैं। रहमत बीबी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अम्मी क्या बात है, मुझे आप ज़्यादा घबराई हुई लग रही हैं। हाँ ऐसी ही बात है, मुझे कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया है? रूमी ने पूछा। आज से 15 साल पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही वाक़यात रोनुमा होने लगे थे। कैसे वाक़यात? इस तरह के जैसे अब हमारे साथ हो रहे हैं। उस घर के लोगों को डराया जाने लगा था। जब उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर एक दिन उस घर में जो आसेब था वो उनकी जवान लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया और उसने घर में तोड़ फोड़ करना अपना मामूल बना लिया था। कभी वो लड़की घर के लड़कों को मारती, कभी उन्हें दबोच कर उनकी पीठ पर सवार हो जाती थी। ऐसा करते हुए वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि किसी के काबू में नहीं आती थी। कई कई लोग मिलकर उस लड़की को काबू करते थे, उसे रस्सियों में जकड़ देते थे, तब कहीं जाकर काबू में आती थी। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? रूमी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था कि उन्होंने लड़की का इलाज ज़रूर कर दिया है, मगर इस घर में जो मखलूक रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर उस लड़की से ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए उन लोगों का घर खाली कर देना ही उनके हक़ में बेहतर है। और आज तक वो घर इंसानों से आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? रूमी सोच में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो। ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो रूमी के पास आईं। रूमी बेटी, मैं इमरान के मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी, मुझे अकेले में डर लगेगा, रूमी ने कहा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से लतीफ़न आपा को बुला लेना, वो बोली। रूमी अच्छा कहकर खामोश हो गई। रहमत बीबी के जाने पर रूमी दोपहर के खाने की तैयारी में ऐसी मसरूफ़ हुई कि उसे डर खौफ का एहसास ही नहीं हुआ। वो उस वक्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी जान, मुझे पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ भाई, मुलाकात हो गई, और मुलाकात कैसे ना होती। सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में
آنے والے لوگوں کے بچوں پر جھاڑ پھونک کرتے رہتے ہیں۔ یہی ان کی مصروفیت اور یہی ان کا روزگار ہے، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کسی دن گھر پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آصیب ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ یہ 4 تعویذ جلانے کے لیے دیے ہیں، روزانہ ایک تعویذ جلانا ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں سے کہیں جلدی آ جائیں، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، رومی نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، ماموں بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے آگے بڑے سے بڑا جن بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رحمت بی بی نے کہا۔ کیا واقعی؟ رومی چونکی۔ ہاں ہاں بھائی، مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ پھر ٹھیک ہے، رومی مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ عصر کے فوراً بعد رحمت بی بی نے ماموں کا دیا ہوا ایک تعویذ صحن میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو نالی میں بہا دیا۔ وہ مطمئن تھیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹیں، گھر میں سناٹا تھا، وہ پرسکون نیند سو گئیں۔ اچانک رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہے۔ رومی کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ رات کی تاریکی میں وہ آوازیں بہت زور سے سنائی دے رہی تھیں۔ برتنوں کے زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے وہ دونوں لرز کر رہ گئی تھیں۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھی، مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزری۔ رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے۔ فجر کی اذانیں ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات بھر جاگتے رہنے سے ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھیں کھلیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ رومی نے باتھ روم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی اور اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ رات بھر برتن گرنے اور ٹوٹتے رہنے کی آواز ان دونوں ساس بہو نے سنی تھی، مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالکل اسی طرح صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ رومی کے ساس کو بتانے پر انہوں نے بھی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور اسے رومی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں، مگر کمرے میں ایک برتن بھی نہیں ٹوٹا، رحمت بی بی نے کہا۔ امی، یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے آصیب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں، رومی نے کہا۔ بیٹی تم فکر مت کرو، عمران کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس آصیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کا وقت آیا، چھت پر ایسا سناٹا چھایا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہوئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رومی چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، رات کو چھت پر شادی کی تقریب منعقد تھی، ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت بالکل صاف پڑی تھی۔ شام میں تیسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ حسب معمول رات میں آصیب نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازے اور کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے تھے۔ روزانہ کی طرح آج انہیں آصیب سے ڈر کم محسوس ہوا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ شام ہوئی اور چوتھا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہوئی اور آصیب کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو جا،
रहमत बीबी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसने जवाब में कुछ कहा, मगर वो ऐसी ज़ुबान थी जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बोलता रहा और रहमत बीबी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती रहीं। वो भी ढीठ बना खड़ा रहा। जब रहमत बीबी ने इमरान के मामू की धमकी दी कि वो आकर उनसे खूब निपटेगा, तो वो खामोशी से चला गया। उसे जाता देखकर सास और बहू दोनों खुश हो गईं। उन्हें इमरान के मामू की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। आसिफ पर मामू की धमकी काम कर गई थी। वो उन्हें मज़ीद खौफज़दा करने की बजाय खामोशी से चला गया। वो उसके जाने पर सुकून से सो गईं। शाम होने पर दरवाज़े पर दस्तक हुई। रूमी ने लपक कर दरवाज़ा खोला। दरवाज़े पर इमरान के मामू खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। मामू अंदर चले आए। दोनों ने 4 दिन की तफसील पूछी। उन पर जो गुजरी थी वो सब उन्होंने बयान कर दी। मेरा शक दुरुस्त था, वो बोले। कैसा शक? वो दोनों चौंकी। यही कि वो आसिफ तुम्हें महज खौफज़दा करके भगाना चाहता है। वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मामू ने कहा। क्या ऐसा भी होता है? रूमी ने पूछा। हाँ बेटी, ये हकीकत है। जिन्नात के वजूद को हम झुटला नहीं सकते। जिन्नात की 2 किस्म हैं। एक किस्म शरीफ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि दूसरी किस्म जो शरीर होती है वो वीरान घरों और दरख्तों पर बसेरा करते हैं। वो इंसानों की कमज़ोरी से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए उन्हें खौफज़दा करने को डराते हैं। इंसानों को डराने के लिए ये मुख्तलिफ़ रूप इख्तियार कर लेने में माहिर होते हैं। इनसे बचने का आसान तरीका यही होता है कि इनसे डरा ना जाए। तुमने देखा, जब आसिफ से नहीं डरी तो वो सिर्फ़ मेरे धमकी देने पर ही फ़ौरन दफ़ा हो गया। ये बात मैं उस वक्त भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आता और तुम किसी और ठग के पास चली जाती और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठती। मैंने तुम्हें 4 तावीज़ इसलिए दिए थे। मेरे दिए तावीज़ जलाने से तुम्हें एतमाद पैदा हुआ और तुमने आसिफ से डरना छोड़ दिया और धमकी भी दे दी। बस मैं यही चाहता था कि तुम आसिफ से डरना छोड़ दो और वो तुम्हें डराना छोड़ देगा, मामू ने कहा। हाँ मामू, वाकई हम तावीज़ जलाने से पहले आसिफ से बहुत खौफज़दा थे और इस घर को छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हमें एतमाद आ गया है और जब उसके डराने पर हम खौफज़दा नहीं होंगे तो वो भी डराना छोड़ देगा, रूमी ने खुश होते हुए कहा। रूमी की बात सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। मामू भी खुश थे कि वो दोनों जान चुकी हैं कि आसिफ पर काबू पाने के लिए डर खौफ पर काबू पाना होगा। 2 हफ्ते उनके इम्तिहान के थे। आसिफ ने हिम्मत नहीं हारी थी। कई बार दोनों सास बहू को डराने की नाकाम कोशिश की और फिर खुद ही हार गया और उन्हें डराना और खौफज़दा करना छोड़ दिया। वो भी खुश थीं कि उनके ज़रा हिम्मत दिखाने से आसिफ को शिकस्त हो गई है। इमरान के वतन लौट आने पर वो खूब मज़े से उस घर में रहीं। मोहल्ले वाले भी उन पर हैरत करते कि वो दोनों औरतें होकर भी उस आसिफ ज़दा घर में रह रही हैं। लेकिन ये राज वो दोनों ही जानती थीं कि आसिफ को किस तरह उन्होंने शिकस्त दी है। इमरान बैरून मुल्क रहकर इतना कमा कर लौटा था कि उसने पहली फुर्सत में रहने के लिए एक अच्छा सा बंगला ख़रीद लिया था। उस घर से रुखसत होते वक्त सास ने पड़ोसियों को वो राज बता ही दिया था कि इस घर में जब भी कोई रहने के लिए आए, वो आसिफ के डर से भागने की बजाय उसे शिकस्त देकर शान से उस घर में रहे।